Hello friends, welcome to my YouTube channel Fab 3D Design. So today we will discuss about how to make a house plan and design. So अगर आप अपने हाउस की प्लानिंग करना चाहते हो, अगर आप अपने हाउस को डिजाइन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, अपने हाउस का प्लान, अपना हाउस का प्लान कैसे बना सकते हो, और हाउस का प्लान बनाने के लिए आपको कौन से लॉज और प्रिंसिपल को ध्यान में रखने पड़ते हैं। अगर आप अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हो या अगर आप कोई भी आर्किटेक्ट से या सिविल इंजीनियर से आप अपना हाउस का नक्शा बनवाना चाहते हो तो वो कैसे आपका हाउस का नक्शा बनाते हैं, और अगर आपको अपने हाउस का नक्शा बनाना है, प्लानिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पे 4 इंपोर्टेंट की फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स। अगर आप अपने हाउस का प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए हाउस का प्लान बना रहे हो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पहले ध्यान में लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करनी चाहिए। सो फर्स्ट, रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर में आपको कौन सी चीज चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग चाहिए या पार्किंग नहीं चाहिए, फर्स्ट फ्लोर में आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में आपको कितने बेडरूम्स चाहिए। सो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको फर्स्ट पहले माइंड में रखनी है कि आपको ग्राउंड फ्लोर में कौन सी चीज चाहिए, फर्स्ट फ्लोर में क्या चाहिए और सेकंड फ्लोर में क्या चाहिए। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखने के बाद आते हैं जोनिंग लॉ। जोनिंग लॉ में आते हैं यहाँ पे एफएसआई रेशियो, सेटबैक्स और एफएसआई रेशियो, सेटबैक्स और कवर्ड एरिया। सो जोनिंग लॉ में आपको इन तीनों का ख्याल रखना पड़ेगा। जोनिंग लॉ में आपको एफएसआई रेशियो, सेटबैक्स और कवर्ड एरिया आपको मालूम रहना चाहिए। सेटबैक यानी कि अगर आपको ये हमारा प्लान यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे 25 फीट बाई 35 फीट का ये प्लान है, जिसमें आपको जो प्लॉट साइज एरिया है उसको आप पूरी तरह से आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेटबैक्स छोड़ने पड़ते हैं, यानी कि पार्किंग एरिया आगे से भी सेटबैक्स आपको छोड़ने पड़ते हैं और पीछे से भी आपको सेटबैक छोड़ने पड़ते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक 20 फीट बाई 40 फीट का प्लॉट साइज है जिसमें आप पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। यहाँ से आपको फर्स्ट सेटबैक छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से भी आपको 3 फुट अप्रोक्सीमेटली 3 फीट का सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। सो ये सेटबैक्स आपको ध्यान में होने चाहिए, एफएसआई रेशियो आपको ध्यान में होना चाहिए, और कितने में आपको एरिया कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कितने कवर्ड एरिया में, ये आपको जोनिंग लॉ में सब आना चाहिए। ये जोनिंग लॉ में आता है। और उसके बाद मेन पर्पस यहाँ पे है टू क्रिएटिंग प्रॉपर वे प्लानिंग। तो प्लानिंग के प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। इस प्रिंसिपल के जरिए ही आप अपनी प्लानिंग को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हाउस प्लान और हाउस डिजाइन के लिए। सो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट है एस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, प्राइवेसी, फोर्थ है ग्रुपिंग, फिफ्थ है रूमिनेस, फोर्थ, सिक्स्थ है सर्कुलेशन, सेवंथ है सैनिटेशन और 8 है फ्लेक्सिबिलिटी और 9th है कम्युनिकेशन। सो ये 9 फैक्टर्स यानी कि 9 प्रिंसिपल आपको प्लानिंग करने में, कोई भी हाउस के प्लानिंग करने में आपको ये 9 प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ही अपने प्लानिंग करनी चाहिए। जिसमें से फर्स्ट है एस्पेक्ट यानी कि कोई भी आप हाउस को प्लान कर रहे हो वो आपकी वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, वो एस्पेक्ट में आता है। वेंटिलेशन पर्पस थ्रू आपके बाहरी व्यू को आप कैसे डिजाइन करते हो। अगर आपका
ये प्लान या प्लॉट साइज ईस्ट फेसिंग का है, ईस्ट फेसिंग का होता है, तो आपका सबसे पहले ईस्ट फेसिंग में यहाँ पे सूरज की किरणें आपके घर पे पहले पड़ेगी, तो आप किस तरह से इस किरणों का यूटिलाइज करते हो, कहां पे आप डोर रखते हो और कहां पे विंडो रखते हो। सो सेकंड हमारा है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी कि बाहरी व्यू में जो आपका एलिवेशन या है, इसमें आप डोर और विंडो कुछ एट्रैक्टिव तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो, यानी कि ग्रिल है, यहाँ पे डोर है, तो डोर आप कुछ एट्रैक्टिव तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। और विंडो में ग्रिल या बाहरी जो भाग का है प्रोस्पेक्ट में आता है, तो कुछ इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होती है विंडो और डोर की, जिसमें एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट आता है। उसके बाद आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी कि यहाँ पे हमारा बेडरूम है, सो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, हमारा बेडरूम है तो यहाँ पे हमारे डोर है, तो यहाँ पे प्राइवेसी एरिया, यहाँ पे ये प्राइवेसी एरिया सब आता है। और यहाँ पे एक्सपोज्ड एरिया आता है। अगर आप यहाँ पे डोर यहाँ पे प्रोवाइड सेंटर में करते हो, तो डोर खोलने के साथ ही आपका प्राइवेसी एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और एक्सपोज्ड एरिया कम हो जाता है, यानी कि आपको डोर और विंडो का इस तरीके से प्रोविजन करना होता है जहां पे आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखे। प्राइवेसी के बाद आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग यहाँ पे ग्रुपिंग को कहा जाता है, अगर आपका यहाँ पे किचन है तो सामने ही यहाँ पे डाइनिंग प्रोवाइड करना होता है। अगर आप यहाँ पे किचन रखते हो और डाइनिंग उससे दूर लिविंग में यहाँ पे रखते हो, तो ये अनग्रुप हो जाता है। सो ये किचन के सामने यहाँ पे डाइनिंग होती है, डाइनिंग के बाजू में यहाँ पे स्टोर है। सो अगर आपको यहाँ पे स्टोर रूम में जाना हो तो यहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हो। कुछ इस तरह से प्लानिंग करनी होती है। सो ये सब ग्रुपिंग में इंक्लूड होता है। ग्रुपिंग के बाद आता है रूमिनेस। रूमिनेस यानी कि रूमिनेस में यहाँ पे आपको, अगर आप कोई भी प्लान डिजाइन कर रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, तो आपका रूम की साइज कितनी होनी चाहिए। सो 1:2 to 1.5 रेशियो मेंटेन होना चाहिए रूमिनेशन में यानी कि आप अगर आप अपने हाउस प्लान कर रहे हो, हाउस डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें रूम मैक्सिमम 10 फीट बाय 12 फीट का होना चाहिए या 10 फीट बाय 15 फीट का होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 फीट बाय 10 फीट यानी कि 10 फीट बाय 12 फीट यानी कि 120 स्क्वायर फीट का यहाँ पे है, तो फर्स्ट यहाँ पे मेरा स्क्वायर रूम आता है यहाँ पे 10 फीट और यहाँ पे 12 फीट। 10 फीट बाय 20 फीट यानी कि 100 स्क्वायर फीट। अगर मैं 100 स्क्वायर फीट को यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में करूं, तो यहाँ पे 8 फीट और यहाँ पे मैं 12 फीट कर दूंगा। सो ये रूमिनेशन में आ जाएगा। और उसके बाद आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी प्लानिंग आप हाउस डिजाइन करते हो, उसमें सर्कुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सर्कुलेशन यहाँ पे सर्कुलेशन यहाँ पे दो कैटेगरी में होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और वर्टिकल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और वर्टिकल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में यहाँ पे पोर्च आता है, बालकनी आती है, पोर्च आता है, बालकनी आती है और पैसेज आता है। सो ये सब हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में आता है। वर्टिकल सर्कुलेशन में यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी कि स्टेयर इसमें इंक्लूड होती है। सो अपने हाउस प्लानिंग करते समय मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है वर्टिकल सर्कुलेशन, यानी कि स्टेयर के बगैर आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। फर्स्ट आपको स्टेयर डिसाइड करनी पड़ेगी अपने प्लानिंग में कि मैं स्टेयर कहां पे रखता हूं, उसके बाद ही आपका अपर फ्लोर का प्लानिंग आप डिसाइड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे स्टेयर रखी है, सो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मेरी स्टेयर स्टार्टिंग में आएगी, सेंटर में होगी या कितनी स्टेयर होगी। फर्स्ट यहाँ पे होगी और उसके बाद होगी लिफ्ट का भी प्रोविजन। अगर आपको नंबर ऑफ 3 फ्लोर्स है, 3-4 फ्लोर्स है, तो आप लिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो। लिफ्ट और स्टेयर प्लानिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद ही पूरा प्लानिंग डेवलप होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टेयर को मिडल में स्टेयर यहाँ पे हटाकर यहाँ पे लग दूं, तो ये पूरा प्लानिंग बिगड़ जाएगा और मुझे दूसरी तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो मोस्ट आईएमपी जो फैक्टर हमारा है वो है वर्टिकल सर्कुलेशन।
और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलेशन, जो कि स्टेयर के बगैर आप प्लानिंग डिसाइड नहीं कर सकते हो। पहले कोई भी प्लानिंग आपको करनी होगी, वहां पे स्टेयर आपको पहले बिठानी होगी। स्टेयर की प्लानिंग हो गई, उसके बाद आप अपर प्लानिंग कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे इस प्लान में फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहता हूं, तो यहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर में एंटर हुआ तो ये पूरा स्पेस हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर ये मैं प्लानिंग यहाँ पे स्टेयर सेंटर में स्टेयर ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे एक बेडरूम और यहाँ पे दूसरा बेडरूम, मिडल में स्टेयर, ऐसी कुछ प्लानिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर्कुलेशन। उसके बाद आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन में आती है बाथरूम्स और ये सब सैनिटरी में आता है। और लाइटिंग, बाथरूम के अलावा सैनिटेशन में आते हैं लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग, एक्सटीरियर और इंटीरियर की लाइटिंग और बाथरूम की डिजाइन, यहाँ पे सब ये सैनिटेशन में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होनी चाहिए, यानी कि आप जो रूम डिजाइन कर रहे हो, सपोज आप रूम डिजाइन कर रहे हो तो ऐसा फ्लेक्सिबल रूम होना चाहिए कि कोई भी यूज कर सकता है। अगर आपको के घर में कोई मेहमान आए तो आपको आपका ये रूम वो फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर आप ऐसा डिजाइन। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी कि आप सपोज यहाँ पे लिविंग रूम में बैठे हो तो यहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हो किचन में, बेडरूम में। सो ऐसा प्लान नहीं बनाना है कि यहाँ पे एक बेडरूम है और उसके बाद यहाँ पे बेडरूम है। बेडरूम अगर 2 बेडरूम आपको बनाना है तो बाजू बाजू में आप बना सकते हो। सो यहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। सो ये कम्युनिकेशन है। सो ये प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल को ध्यान में रख के आपको प्लानिंग बनानी होती है। और उसके बाद फाइनल क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग ऑटोकैड का यूज करके, यानी अदर सॉफ्टवेयर का यूज करके आप प्लानिंग फाइनली क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 4 मोस्ट आईएमपी की फैक्टर्स बताए हैं आपको, हाउ टू क्रिएट या हाउ टू मेक अ हाउस प्लान। सो यहाँ पे क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, जोनिंग लॉज, प्रिंसिपल्स और फाइनल क्रिएटिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर। सो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फैब 3D डिजाइन को यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने यहाँ पे 100+ हाउस प्लान प्रोवाइड किए हैं और 50+ इंटीरियर डिजाइन